हमारा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम अपने पोषण के जो भी प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में उसको डिस्कस करेंगे या फिर पिछले वर्षों में जो बन चुके हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, आपके सामने टोटल क्वेश्चन हम लाए हैं, उसके बिहाफ पे आपके पूरे पोषण के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे लिखना है। वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 आपको मिल चुका है जिसमें हमने बताया कि क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पूरे बायोलॉजी को देखेंगे, इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी देखेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि पूरा आपके साथ हम चल सके आने वाले 2 महीने तक। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा पोषण। ठीक है, तो ये जो हमारा समझिए, सबसे पहले हमारे अध्याय का नाम क्या है? हमारे अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। तो ये जो जैव प्रक्रम है यानी जीवों में होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, चैप्टर पढ़ा चुके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा पूरा। जैव प्रक्रम कहने का मतलब जीवों में प्रक्रियाएं होती हैं जो उनको जीवित रहने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, असेंशियल होती है, उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, तो वो सारी जैव प्रक्रियाएं जो है वो एक एक चैप्टर है अपने आप में। ठीक है, तो जब से सबसे पहली प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं पोषण। पोषण क्या बोलते हैं? पोषण यानी न्यूट्रिशन। ये सबसे पहली प्रक्रिया है जो अपने आप में एक चैप्टर है। फिर दूसरे नंबर पे है श्वसन। ठीक है, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है। फिर तीसरे नंबर पे है वहन, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है। फिर फोर्थ नंबर पे आपका परिवहन। क्या है? परिवहन। और फिफ्थ नंबर पे है आपका जनन। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ये जो जैव प्रक्रम है पहला चैप्टर हमारे क्लास 10th का, तो जिसमें पहला चैप्टर हमारे पहले अध्याय में पहला चैप्टर, समझिए ये पूरी यूनिट की तरह काम कर रहा है हमारा जैव प्रक्रम। एनसीईआरटी में तो सीधे एक चैप्टर है जैव प्रक्रम जिसमें मोस्ट ऑफ द हेडिंग हेडिंग करके दे दिया हमको इन सब के बारे में, पर हमको डिटेल में समझना है पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, वहन के बारे में, परिवहन और जनन के बारे में। जनन आपका खैर एक अलग चैप्टर है जिसमें हमको पूरी बढ़िया से जनन के बारे में समझना है। ठीक है, तो हम अपने पहले चैप्टर जिसका नाम है पोषण यानी न्यूट्रिशन, इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। एक दो प्रश्नों को, यानी जैसे दांत से रिलेटेड कितने दांत होते हैं, क्या फार्मूला होता है, वो हमने सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम और भी क्वेश्चन को करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर अगले वीडियो में हम लाएंगे इस चैप्टर से, इसके बाद वाले में इस चैप्टर से। लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन हम करा देंगे एक एक चैप्टर से। ठीक है, ताकि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, अगर कहीं से भी पूछे तो आप कर लें। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी वीडियो लेक्चर से आएंगे। आप जितना अपने आप से एफर्ट्स डालेंगे, जैसे हम पढ़ा दिए, तो फिर एक बार आप खुद से भी उसको अगर पढ़ेंगे, जो भी बुक है आपका रेफरेंस में उसको लेके पढ़ते रहिए, तो आपकी क्लियरिटी आएगी कि हाँ सर ये बताए थे तो हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट ये मिला। ठीक है, तो एक बार खुद से भी पढ़िएगा। ठीक, चलिए, तो ये चैप्टर का 2 वीडियो गया है, इसमें भी 2, ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 30 35 उसको करते चलेंगे। समझ में आ गया? चलिए पढ़ते हैं, तो इसको इरेज करते हैं हम। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहीं पे हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो हमारा पोषण है ये हमारा 2 तरह का होता है, यानी न्यूट्रिशन जो है ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का। पहला आपका होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। क्या होता है? परपोषी पोषण। परपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण। ठीक है, यानी स्वपोषी मतलब खुद से अपने आप को पोषित करना, यानी कहने का मतलब खुद से खाना बनाना, खाना, उसे बोलेंगे स्वपोषी पोषण। और परपोषी बोलने का मतलब दूसरे पे निर्भर रहना, अपने से नहीं बनाना। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का मतलब अपने से ही फूड को क्या करना, फॉर्म करना। तो स्वपोषी पोषण के अंदर जो है 2 जीव आते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और दूसरे नंबर पे आपके आते हैं पादप। कौन आते हैं? पादप। और जितने भी जीव बच चुके पूरे ब्रह्मांड में, सब कितने आएंगे? परपोषी होंगे। ठीक है, तो आप 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा स्वपोषी पोषण करने वाले जीवों में, 2 जीव का नाम नील हरित शैवाल और पादप। ठीक है, ये स्वपोषी पोषण करते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में, ठीक है, जो भी जीव स्वपोषी पोषण करते हैं वो एक प्रक्रिया करते हैं कॉमन, जिसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यानी इन दोनों जीवों में क्या होगा? सूर्य से प्रकाश को लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना,
प्रकाश का मतलब सूर्य से लाइट को लेके, ठीक है। अगर पूछ दिया प्रकाश संश्लेषण शब्द में प्रकाश का अर्थ क्या है, तो प्रकाश का अर्थ है सूर्य से आने वाली रोशनी, रे ऑफ लाइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये दोनों जीव करते हैं, ठीक है। तो जीव का नाम याद रखिएगा। अगर हम मेनली पादप में बात करें तो पादप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कुछ पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो वो होती है पत्तियों में। कहाँ पे होती है, इन पत्तियों में होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ में सबसे पहले है आपका जल। क्या है सबसे पहले, सबसे पहले पदार्थ है आपका जल। फिर दूसरे नंबर पे है आपका कुछ खनिज तत्व। कुछ खनिज तत्व की आवश्यकता होती है पौधों को भोजन बनाने के लिए। फिर इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। फिर चाहिए इनको हरित लवक। क्या चाहिए, हरित लवक, जो इनकी पत्तियों में उपस्थित रहता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे लिख दे रहे सूर्य का प्रकाश। तो ये टोटल आवश्यक पदार्थ है पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए। अब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब पौधे करते हैं तो उत्पाद में, जैसे इन सब चीजों का यूज करके पौधे अपना भोजन बनाएंगे, तो उत्पाद में बनाते हैं ये अपना भोजन, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो ये बना दिया उत्पाद में। अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछ दिया कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6। अगर इनका अनुपात पूछ दे तो 1:2:1। ये है ग्लूकोज का अनुपात। इसमें जो भी तत्व उपस्थित है उनका क्या है, अनुपात है, 1:2:1। यानी इनका उत्पाद क्या बन गया, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज बनाते हैं तो साथ में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन प्लस पानी, ठीक है। कुछ पानी निकालते हैं, ठीक है। तो जब पानी की मात्रा इनके अंदर ज्यादा हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया करके ये क्या करते हैं, पौधे पानी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन की प्रक्रिया है, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे हैं वो श्वसन प्रक्रिया में, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। जैसे श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन को टेक करना यानी लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ठीक है, देख रहे हैं, थ्रू करना, बाहर छोड़ना। तो पौधे भी सेम प्रोसेस करते हैं कि पादप भी श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये पौधे करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, ये अगले चैप्टर में हम आपको बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये सब पदार्थों का यूज करते हैं। जल यानी पानी, फिर खनिज तत्व, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ये वायुमंडल से लेते हैं। पूछ देगा कहाँ से लेते हैं, तो वायुमंडल से। हरित लवक जो है इनकी पत्तियों में उपस्थित होता है, ठीक है। हरित लवक के बाद ये क्या है, प्रकाश यानी लाइट। ये लाइट जो है सूर्य से मिलेगा, यानी सबका सोर्स समझ में आ गया, ये जड़ से लेंगे, ठीक है। अब पानी को जैसे आप ऊपर से पानी डालते हैं पौधे को या फिर ऐसे, तो वो जड़ के थ्रू ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, ऐसे नहीं कि ऊपर से ही ले लेते हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा, यानी जड़ से ऊपर तक जाता है। कौन ले जाने का काम करता है, ये एक ऊतक करता है जिसका नाम है जाइलम। क्या है, जाइलम। ये क्लास 9th में आप पढ़े होंगे संवहनी ऊतक में, ठीक है। तो खनिज तत्व की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक, प्रकाश। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये उत्पाद में ग्लूकोज बना लिए, इनका फार्मूला ये हो गया, ये हो गया इसका अनुपात। और निकाल क्या रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन गैस, और क्या निकाल रहे हैं, पानी। तो ये ऑक्सीजन गैस निकाल रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी श्वसन नहीं इन्वॉल्व है। तो श्वसन में ऑक्सीजन लेंगे, भले यहाँ उत्पाद में निकाल रहे हैं, तो ये तो प्रक्रिया करने के बाद निकाल रहे हैं ऑक्सीजन, पर ये श्वसन में ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। इतनी बातों का स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर 2 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, तब भी आप कर ले। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे आप अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका समझ लीजिए 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी नंबर का बनेगा वो आप कर लेंगे क्वेश्चन।
बस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। अनुपात ही पूछ देगा तब उसको अलग क्वेश्चन बनाने से। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? तो आपको अभी बताएं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। कहाँ पे होती है? पत्तियों में। कहाँ पे होती है? पत्तियों में। ठीक है, इन पत्तियों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन जनरली सब लोग कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, इससे कठिन आएगा भी नहीं। ठीक है, कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, प्रकाशिकी और एक होता है अप्रकाशिकी। ठीक है, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। ठीक है, जिसमें जब आपको लगभग पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वार कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? ठीक है, यानी द्वार कोशिकाओं के बारे में समझना है। द्वार कोशिका, द्वार कोशिका क्या होता है इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। पूछा है आपका, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पे? पाई जाती हैं वात रंध्रों में और जड़ों में। ठीक है, तो ये जो आपका है द्वार कोशिका, ये आपका पाया जाता है, ध्यान से समझिए। ये हमारी पत्ती है। अब इस पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र, जिसके थ्रू ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे वायुमंडल से गैस लेना है पौधों को, तो वो किसके थ्रू लेगा? पत्तियों में उपस्थित इन छिद्रों के द्वारा। इन छिद्रों को बोलते हैं हम क्या? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। अंग्रेजी में बोलेंगे स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। ये रंध्र को अगर हम खोल दें तो ध्यान से समझिए, ये एक छिद्र को अगर हम खोल दें तो ये ऐसे रंध्र बनेगा। अब इस रंध्र में कोशिकाएं पाई जाती हैं इनकी, जो क्या करती हैं? जो इनके बंद और खुलने को क्या करती है? संपन्न करवाती है। यानी ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? रंध्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? रंध्र में। ठीक है, इससे डीप नहीं जाएगा। द्वार कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाएंगी? रंध्र में। रंध्र क्या है? छिद्र है एक प्रकार का, जो क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस को अंदर आने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर जाने देगा, और गैसों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आएगा तो इसके ही थ्रू आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो समझना नहीं है, बस जितना सुनेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल अवशोषित होता है, यानी कहने का मतलब क्लोरोफिल के बारे में समझना है। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है ये पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। इसी के कारण जो है ये एक प्रकार का पिगमेंट है, वर्णक है, जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग? हरा रंग। अब ये जो क्लोरोफिल है यही क्या करता है? प्रकाश को, यानी लाइट को, सन से आने वाले प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। कौन? ये क्लोरोफिल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया क्लोरोफिल होता क्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है? पहला है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका जल, तीसरे नंबर पे, क्वेश्चन समझा रहे, रुक जाइए, तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे नंबर पे है आपका ग्लूकोज। तीसरे नंबर पे है आपका ग्लूकोज, C6H12O6। पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है। ठीक है, तो यानी संश्लेषित मतलब बनता क्या नहीं है। ठीक है, तो उत्पाद में आपका ऑक्सीजन निकल जाता है, पर इन सब प्रक्रिया के द्वारा क्या आपका बनता है?
इन सब की उपयोगिता के द्वारा आपका बनता है ग्लूकोज उत्पाद में। क्या बनता है? उत्पाद में ग्लूकोज बनता है, पर ऑक्सीजन आपका क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान आपका ऑक्सीजन नहीं बनता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लिए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण की जो ये प्रक्रिया है, इसमें जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, समझिए ये रहा पानी, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, बना दिया आपका C6H12O6 प्लस आपका O2 प्लस H2O। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकला है, ये किससे बना है? ये हमारे किससे बना है? इस जल से। ठीक है, किससे बना है? जल से। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपका जो ये ऑक्सीजन है वो किससे बना है? ये हमारा फॉर्म हुआ है इस जल से बना है। किससे बना है? इस जल से H2O से बना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी जो मेन क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है, वो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इधर ही है, बस देख ले रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए। दूध के दांतों की संख्या। ठीक है, तो दांतों की संख्या कल करवाए थे, तो इसमें पूछ रहा है मिल्क टीथ की संख्या। दूध के दांत कितने होते हैं संख्या में? ठीक है, तो दूध के जो दांत होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। और कौन सा अब्सेंट होता है, यानी कौन सा नहीं पाया जाता है, वो आपका अग्रचवर्णक। कौन सा? अग्रचवर्णक, यानी प्रीमोलर। कौन सा? प्रीमोलार जो आपका तीत है, ये आपका अब्सेंट होता है, यानी ये नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछ देगा कि बच्चों में जब दूध के दांत पाए जाते तो कौन से दांत अनुपस्थित होते, कौन से दांत नहीं पाए जाते, वो आपका कौन सा है? अग्रचवर्णक, यानी प्रीमोलर टीथ आर एब्सेंट इन द चाइल्ड। ठीक है, यानी छोटे बच्चों में क्या होता है? दूध के दांत प्रेजेंट होते हैं संख्या में कितनी? 20। और कौन से दांत नहीं होते हैं? अग्र चवर्णक दांत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो लिख लीजिए साथ में, या फिर जो रेफरेंस बुक लिए हैं उसमें नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, साथ में देखते रहिए। ठीक है, हाँ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो लार में एंजाइम पूछ रहा है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में दो एंजाइम पाया जाता है। पहला है आपका टायलिन, दूसरा है आपका लाइसोजाइम। कौन सा है? लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम, दो एंजाइम पाया जाता है, टायलिन और लाइसोजाइम। ये जो टायलिन है ये पाचन की क्रिया करती है। कौन सी? पाचन की क्रिया। और ये जो है, ये जीवाणुओं को भोजन से मारता है। ठीक है, भोजन में जो भी जीवाणु उपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको मुख में यानी मुंह में ही मारने का काम कौन करता है? हमारे लार में उपस्थित लाइसोजाइम। अगर लार नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, आप जब भोजन को देखते हैं तो आपके मुख में पानी आ जाता है, या फिर आप कुछ खाते हैं तो वो गीला हो जाता है मुंह में ही, तो वो लार की मदद से होता है। ठीक है, तो यानी उस लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और टाइलिन, टाइलिन जो है पाचन करता है शर्करा का, और जो लाइसोजाइम है ये जीवाणुओं का क्या करता है? भक्षण करता है, यानी जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, अब लार के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया नहीं थे, समझ लीजिए। हमारे जो मुख है, तो मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ये जो लार है, ये लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? लार ग्रंथियों के द्वारा। तो लार ग्रंथियां जो है क्या निकालती है? लार निकालती है, यानी लाला रस निकालती है। तो ये जो लार है, ठीक है, यानी ये जो सलाइवरी ग्लैंड से ये सलाइवा निकालती है, जो सलाइवा है इसमें दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहला टाइलिन, सेकेंड वन इज आपका लाइसोजाइम। टाइलिन किसको ब्रेक डाउन, टाइलिन काम क्या करता है? डाइजेशन का, यानी भोजन के पाचन का। किसका? आपके शुगर का। फिर जो लाइसोजाइम है ये काम क्या करता है? ये जीवाणुओं का क्या करता है? भक्षण करता है, यानी भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगर आपसे पूछ देगा कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। संख्या में कितनी होती है आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संख्या में तो 3 जोड़ी होती है, यहाँ पे जोड़ी लगा लीजिए। ठीक है, 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी होती है, और नाम आपको बता चुके पिछले वाले वीडियो में। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ज्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा।
फिर आपका एक है पेट, फिर यकृत, इन सब से निकलने वाली चीजों के बारे में पूछेगा। ठीक, तो अगला है आपका यकृत के बारे में से क्वेश्चन है, ग्रास नली से है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, हम जब खाना खाते हैं, समझिए ध्यान से, जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन जैसे ही हमारे गले से होते हुए गले के पास दो नली होती है, एक होती है भोजन नली, एक होती है श्वास नली। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो सांस कहाँ पे जाता है, श्वास नली में। और जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, भोजन नली में जाता है। कहाँ पे जाता है, भोजन नली में सांस जाता है। ठीक है, तो फिर हम नाक से सांस लिए तो सांस कहाँ पे गया, श्वास नली में। और जब हम भोजन किए तो भोजन कहाँ पे गया, भोजन नली में। तो भोजन श्वास नली में न जाए इसके लिए उसके ऊपर एक ढापन पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं घाटी ढापन। क्या बोलते हैं, घाटी ढापन। शब्द याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपको समझा दिए, इसको बोलते हैं घाटी ढापन। ये जो घाटी ढापन है, हम जो खाना खाएंगे उसको कहाँ नहीं जाने देगा, उसको श्वास नली में जाने नहीं देगा। यानी ये प्रिवेंट करेगा, बचाएगा कि भोजन हमारा कहाँ ना जाए, श्वास नली में ना जाए। तो भोजन कहाँ पे जाएगा सर जी, भोजन जाएगा हमारे भोजन नली में, जिसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस में जाएगा। ठीक है, यानी हमारे कहाँ में जाएगा, भोजन नली में जाएगा। ठीक, चलिए, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, घाटी डापन वाला। ठीक है, जिसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका घाटी डापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो कर लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम दो तीन क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, पोषण से रिलेटेड आपका लेक्चर 3 चल जाएगा। फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम श्वसन से बनने वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको अब दो तीन टॉपिक और है, जैसे आपका छोटी आंत बड़ी आंत है, फिर आपका यकृत है, फिर आपका पित्ताशय है, फिर आपका क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, फिर आपका यकृत के बारे में पढ़ना है। ये बस दो तीन चीजें पढ़ने के बाद आपका छोटी आंत के भाग, बड़ी आंत के भाग, फिर आमाशय से निकलने वाले एंजाइम्स, उसके भाग, ये 4 पोर्शन पढ़ेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा पोषण। फिर हम श्वसन पे चलेंगे। श्वसन में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ रिएक्शंस है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।